नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका स्वागत। कथा निधि चैनल पर आज हम सुनेंगे हमारी दीर्घ कथा नाटक, इसका दूसरा और अंतिम भाग। कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। कथा का प्रथम भाग मैं उम्मीद करती हूँ कि पढ़ चुके होंगे, तो अब हम दूसरा भाग शुरू करते पढ़ना। इन 6 महीनों में ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ लिया उनको। 4 चक्कर तो इंदौर के लगा लिया और वहां पर लोगों को बोल भी रखा कि जैसे ही कोई खबर मिले मुझे सूचित करें। लेकिन उस दिन के बाद से माँ ने आज तक मुझसे कोई बात भी ना की। मेरी पुरानी स्थिति वापस आ गई थी। माँ और मेरे बीच फिर वही सन्नाटा था। उसकी और बच्चों की कई चीजें घर में कहीं भी मिल जाती और उनकी मुझे और ज्यादा याद आती। माँ मुझसे बात नहीं करती थी, पर आरती से बोलकर हमारी बातचीत होती थी। एक दिन आरती बोली, माँ जी चारों धाम की एक यात्रा पर जाना चाहती है। रेल यात्रा का अच्छा ग्रुप है, अच्छे से ले जाएंगे। मेरे मना करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। फिर भी मैंने कहा, आरती, माँ को अकेले नहीं भेज सकता मैं। तुम अपने घर में पूछ लो, माँ के साथ चली जाओ तो मैं भी निश्चिंत रहूंगा। यात्रा पर जाते समय जब मैंने माँ को गले लगाया तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। हम दोनों माँ बेटे एक दूसरे के गले लगकर बहुत समय तक रोते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे इन 6 महीनों का मेरे मन का दर्द और माँ के मन का दुख पिघल कर आंखों के रास्ते बाहर निकल रहा था। माँ का यात्रा 2 महीने का था। 2 महीने मुझे अकेले रहना था। 4 दिन इसी तरह बीत गए। 4 दिनों में मुझे ना खाने खाने का होश था, ना ऑफिस से घर जाने का। साथ के ऑफिसर जो लाते मैं वही खा लेता। देर रात तक काम करता रहता। खाली घर तो जैसे मुझे काटने को दौड़ रहा था। आज भी बहुत लेट हो गया था। चुपचाप जाकर पलंग पर सो गया, पर नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर तक अपनी जिंदगी के विषय में सोचता रहा। अभी तक जो किया सही किया या गलत किया। अजीब सा बन गई है मेरी जिंदगी। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ मेरा शरीर यहाँ है और रूह ना जाने कहाँ है। सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह 8 बजे घंटी बजी। कौन होगा सोच में पड़ गया। बहुत देर तक तो पड़ा ही रहा। दरवाजा खोलने को उठा ही नहीं। जब घंटी बजना बंद ही नहीं हुई तब चिढ़कर उठा और भड़ाक से दरवाजा खोल दिया। सामने माँ को देखकर मैं स्तब्ध रह गया। माँ, तुम इतनी जल्दी? कुछ हो गया क्या? तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ माँ? कुछ बोलो तो सही। आरती, तुम ही बोलो, क्या हुआ क्या है? तुम दोनों ऐसे इतने जल्दी कैसे आ गई? तभी माँ के पीछे सुधीर दिखाई दिया और सुधीर के पीछे वह भी थी। दोनों की गोद में मेरे बच्चे थे। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश था। बच्चों के जैसा ही मैं रोने लगा। अब रास्ता भी छोड़ेगा मेरी बहू को अंदर जाने देने के लिए। आज फिर से माँ के गले लगकर मैं जोर जोर से रो पड़ा, पर आज ये आंसू खुशी के थे। सबके अंदर आने के बाद मैं सुधीर पर बरस पड़ा। कहाँ चले गए थे तुम इस तरह? जरा भी नहीं सोचा हमारा क्या हाल होगा? कहाँ थे इतने दिन? जवाब दो। तुम्हारी बहन तो पागल है, तुम भी पागल हो गए थे क्या? आज पहली बार मैंने अपने बच्चों को गोद में लिया और खूब प्यार किया। वह अभी भी चुपचाप साइड में खड़ी थी। हरिद्वार शांति कुंज में सुधीर ने नौकरी कर ली थी। दोनों भाई बहन बच्चों के साथ वहीं पर कमरा लेकर रह रहे थे। माँ ने अपनी यात्रा के चौथे दिन ही उन्हें देख लिया और फिर अपनी यात्रा स्थगित करके उन सबको दिल्ली ले आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान से जो मैंने मांगा था वह हो गया था, मिल गया था। घर की खुशियां लौट आई थी। हम दोनों की स्थिति ऐसी थी कि हम बात तो करना चाहते थे, पर कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें, इस बात को हम समझ नहीं पा रहे थे। मैं अपने में बिजी चल रहा था और वह घर में। वापस जीवन रेगुलर परिपाटी पर चल पड़ा था। बच्चे भी बड़े हो रहे थे और उनके साथ खेलना ही घर आने के बाद का मेरा मुख्य कार्य हो गया था। मेरी बेटी अनुष्का तो मेरे घर पर आते ही मेरी गोदी में चढ़कर बैठ जाती और उतरने का नाम नहीं लेती, और दिव्यम उसे गोदी से उतारने में लगा रहता। फिर मैं उसे भी गोद में बैठा लेता। अब मैं अपने बच्चों के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं महसूस करता था कि जब भी मैं बच्चों के पास होता, उनसे खेलता, तो वह बहुत खुश होती, पर फिर भी बोलती कुछ नहीं थी। जाने क्या अहम था, या फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि हम दोनों का कुछ भी अभी ठीक से ना हो पा रहा था।
एक दिन स्टाफ के द्वारा एक पिकनिक आयोजित की गई जो वाटर पार्क में बच्चों को लेकर जाने की थी, लेकिन बच्चों को तो मैं वहां लेकर जा नहीं सकता था। तो मैं रीता को लेकर पिकनिक स्पॉट जो 100 किलोमीटर दूर शहर से बाहर था वहां गया। वहां जाकर पता चला कि यहाँ जो पार्टी मेरे स्टाफ द्वारा आयोजित की गई थी वह मेरे बर्थडे की खुशी की सरप्राइज पार्टी है। वह तो बहुत खुश थी। बहुत मजा आया। लगभग 8 बजे हम सब लोग वहां से निकल पाए। मेरा एक कलीग वहीं रहता था। मुझसे बार बार घर चलने के लिए जिद करने लगा। वापसी में हम उसके घर होते हुए वापस आए, इसलिए पूरे ग्रुप से बिछड़ कर पीछे रह गए थे। करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद मेरी कार बंद हो गई। काफी कोशिशों के बाद भी चालू नहीं हुई तो मैं रीता को कार में अकेली छोड़कर ही किसी मैकेनिक को ढूंढने चला गया। काफी प्रयासों के बाद एक मैकेनिक मिला तो, पर वह कार चालू नहीं कर पाया। रात का 1 बज रहा था और अब क्या हो सकता था। तब उसी ने एक सजेशन दिया कि थोड़ी दूर पर एक होटल है, वहां आप रात बिता लीजिए और सुबह गैरेज खुल जाएगा, तब गाड़ी को ठीक करवा सकते हैं। हमारे पास एग्री होने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। ठंड शुरू हो गई थी। रात भर यहाँ रहे तो कुल्फी जम जाएगी। मैंने स्टीयरिंग संभाला था और रीता और मैकेनिक धक्का लगाते हुए होटल तक गाड़ी को लेकर आए। कमरा वगैरह लेकर सोने आते आते रात का 2 बज गया था। एक ही बिस्तर पर सोने का यह पहला ही मौका था। वह बड़ी सकुचा रही थी, फिर दीवार की ओर मुंह करके सो गई। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली। पूरे दिन की घटनाओं को याद करते हुए याद आया कि माँ के अलावा किसी ने भी घर में मुझे बर्थडे विश नहीं किया था। शायद किसी को पता भी नहीं था। तभी माँ का ख्याल आया। वो रास्ता देख रही होंगी, पता नहीं बच्चे भी परेशान कर रहे होंगे। रीता तो कंटिन्यूअसली सुधीर और आरती से बच्चों की हालचाल जानती रही थी, पर मेरा भी तो कोई कर्तव्य था। सोचा माँ को फोन करके यहाँ रुकने का बता तो दूं। फोन उठाया, माँ को लगाया। उनसे बात होने पर पता चला कि रीता पहले ही यह इन्फॉर्मेशन उन्हें दे चुकी थी। फोन काटकर मैंने टेक्स्ट मैसेज ओपन किया। आज के मैसेज चेक करते हुए एक अननोन नंबर के मैसेज पर ध्यान गया। ओपन किया तो लिखा था, हैप्पी बर्थडे एंड आई लव यू। मैं चौंक गया। मुझे आई लव यू कौन बोल सकता है। सुबह 6 बजे यह मैसेज मेरे मोबाइल में आ गया था। अभी फोन करके देखा किसका नंबर हो सकता है। मैं गैलरी में गया और उस नंबर पर कॉल किया। दूसरी बार चौंका मैं, क्योंकि फोन मेरे कमरे में ही बज रहा था। मतलब ये मैसेज रीता ने किया था। मुझे याद आया रीता का नंबर मेरे पास नहीं था और उसके पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं था। पहले घंटे में फोन नहीं उठा, शायद बहुत थक गई होगी। मैंने दोबारा कॉल किया, तब उसने फोन रिसीव करा। यह तुम्हारा नंबर है? ये मैंने पूछा। जी, आप कहाँ हैं? गैलरी में आओ। मुझे याद आ रही थी वह रीता जिसने मुझसे बंदूक के दम पर शादी की थी, और यह है आज की रीता। तब भी मजबूर थी, आज भी मजबूर। तब दादी से डर रही थी, लेकिन आज किससे डर रही थी? इतनी ठंड में वो पसीना पसीना हो रही थी। जाने वह किस किस की सोच कर डर रही थी। सिर्फ वही पसीना पसीना नहीं थी, मैं भी ठंड को महसूस नहीं कर पा रहा था। अंदाजा तो मुझे बहुत पहले सा था, पर वह कह देगी सोचा न था। सच में बड़ी डेयरिंग है। यह मैसेज तुमने भेजा था? जी। आपको अच्छा नहीं लगा तो डिलीट कर दीजिए, उसने रुआंसे शब्दों में कहा। वह नीचे ही देखे जा रही थी। मैंने एक ठंडी सांस ली। मतलब अब तो बोलना ही पड़ेगा। तुम्हें याद है पिछले साल मैं एक ऑपरेशन पर गया था जहां मुझे गोली लगी थी? जी, एक गोली हाथ में लगी थी जो डॉक्टर ने निकाल दी थी, और एक गोली, हाँ, एक गोली मेरे दिल में भी लगी थी। वैसे तो दिल में लगी गोली इंसान की जान ले लेती है, पर मेरे दिल में लगी गोली डॉक्टर तब ढूंढ नहीं पाए। उन्हें लगा शायद छू कर निकल गई, पर बाद में जब मुझे ज्यादा तकलीफ होने लगी और एक्सरे किया, तब पता चला कि जो गोली किसी की जान ले सकती है वह मेरे दिल में घर करके बैठ गई है। मेरे सीने में मेरी धड़कन के साथ साथ धड़क रही है। वो ना जाने क्या करेगी, कभी भी मेरी जान ले सकती है, और हो सकता है वैसे ही पड़ी रहे। वह अवाक से मुझे देखे जा रही थी और उसकी आंखों से गंगा जमुना बहे जा रही थी। मैंने कहना जारी रखा, एक ऑपरेशन होना है जिसमें डॉक्टर गोली निकालने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन में ना जाने क्या होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सुधीर के साथ मेरे परिवार का हिस्सा बनी रहो, क्योंकि कुछ अनहोनी होने पर तुम लोग माँ का सहारा बन सकते हो। मैं इतनी दुविधा के साथ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता।
तुम अपने इमोशंस को कुछ समय के लिए कंट्रोल में रखो। भगवान ने चाहा तो हो सकता है हम वापस से अपना जीवन शुरू कर सके, पर अगर मुझे कुछ हो जाए तो एक बुरी याद समझकर भुला देना। यह सुनते ही वह गश खाकर कटे वृक्ष की तरह जमीन पर गिर गई। मैं बदहवास होकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, पर उसे तो आंख खोलना ही नहीं थी, सो नहीं खोली। उसे गोदी में उठाकर बिजली की फुर्ती से अंदर लाया, बेड पर लिटाया, पानी के छींटे लगाए, पर उसने आंखें खोली नहीं। मैं दौड़कर रिसेप्शन पर गया और कहा कि कोई डॉक्टर मिल सकता है क्या। खुशकिस्मती थी कि वहां एक डॉक्टर कपल भी रुका हुआ था, जिन्होंने तुरंत उसको अटेंड किया और कोई इंजेक्शन लगाया। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। मैं तो इतना घबरा गया था कि मैंने उन कुछ मिनटों में ना जाने क्या क्या सोच लिया था। किस तरह वह मेरे जीवन में आई, उस समय से लेकर आज तक वह मेरे जीवन में जो स्थान बना चुकी थी, स्पष्ट था कि उसके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना कर ही नहीं पा रहा था। उसी समय समझ में आ गया था कि कितना चाहने लगा हूं मैं उसे। वह होश में आ गई थी। मैंने पूछा कि हुआ क्या था तुम्हें, तो कहने लगी, इतना बड़ा झटका दे रहे हैं आप और पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। मैं बोला, देखो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ समय की ही बात है। 3 महीने बाद डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करेंगे। आप मुझे एक बात बता सकते हैं, आपके सीने में इतनी बड़ी गोली रह सकती है, तो क्या मेरे लिए जगह नहीं है, जरा सी भी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं क्या कहता, उसके सवालों का जवाब नहीं था मेरे पास। होठ हिल रहे थे मगर शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। वह मेरे पास आई, मेरे जैकेट को पकड़कर मुझे झंझोड़ कर बोली, क्या सच में अब भी नहीं चाहते आप मुझे? क्या अभी भी मुझे उसी गलती की सजा दे रहे हैं जो मैंने उस रात की थी? क्या मैं बिल्कुल भी आपके लायक नहीं हूँ? ऐसा कहते कहते वह बुरी तरह से रो पड़ी थी। अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी और मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसे आगोश में भरकर रो पड़ा था। मैं बोला, नहीं रीता, मैं तुम्हें चाहता नहीं, है गलत है। बहुत चाहता हूँ मैं तुम्हें। ना जाने क्यों पर तुम्हारे प्रति नफरत कब प्यार में बदल गई मैं भी नहीं समझ पाया। तुम्हारे बिना जीने की भविष्य में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। सब कुछ तो दिया है तुमने मुझे। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा परिवार इतना खूबसूरत परिवार हो सकता है। शोभा के दिए धोखे के बाद पापा तो चले गए, तब से मैंने अपनी जिंदगी अपने डिपार्टमेंट को ही सौंप दी थी। सोचा था कभी भी शादी नहीं करूंगा, पर जो भगवान ने सोच रखा उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ अच्छा हो रहा था। वह रोते रोते कहने लगी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, धीरे धीरे सब अच्छा भी हो रहा था, पर यह गोली, सुनिए, वह गोली आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। भगवान की कृपा है आप पर। मैं बोला, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं क्या दे पाऊंगा तुम्हें। लता के जैसे मुझसे लिपटी हुई वह कह रही थी, वैसे भी आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपके जीवन का तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं है। जब घर से निकलते हैं तो वापस आएंगे या नहीं कोई भरोसा नहीं होता। फिर भी लाखों कमांडो, लाखों सिपाही सर पर कफन बांध कर निकलते ही तो है। और हम महिलाएं सब कुछ समझते हुए भी आप लोगों को जाने की इजाजत भी दे देती हैं। सब भगवान पर छोड़ देते हैं हम। जो करेगा वो अच्छा ही तो करेगा। लेकिन जितने दिन भी हम साथ हैं, क्या हम खुश नहीं रह सकते? मैं आपके साथ का हर पल जी भर कर जीना चाहती हूँ। ऑपरेशन के बाद जो भी हो, पर आज तो हम साथ हैं ना। मेरे लिए इतना ही काफी है। उसकी बेकरारी में समझ रहा था, पर मैं भविष्य के प्रति जरा भी आश्वस्त नहीं था। इसलिए उसे अपने से दूर हटाते हुए बोला, तुम समझ नहीं रही हो। मेरे बाद हो सकता है तुम्हें कोई और अच्छा मिल जाए। मेरा जीवन आप है, मुझे कोई और नहीं चाहिए। और फिर आपकी निशानियां भी तो हैं मेरे साथ, माँ जी भी है, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। और यह आप क्या सोच रहे हो और क्यों मुझे भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा आपको, आप एकदम से अच्छे हो जाएंगे ना। वह रोते रोते फिर से मुझसे लिपट गई। मेरे बर्थडे के गिफ्ट के रूप में देह से देह का मिलन तो हुआ ही, मन से मन का मधुर मिलन भी हुआ था। सुबह 11 बजे दरवाजे पर लॉक हुई। गाड़ी ठीक हो गई थी। पेमेंट करके मैं वापस आया। फोन चेक किया तो कई सारे मिस कॉल पड़े थे। मम्मी से बात की और उन्हें बताया कि गाड़ी में थोड़ा समय लगेगा, शाम तक हम पहुंच पाएंगे घर पर।
फोन रखते ही देखा कि वह मुझे घूर रही थी। गाड़ी ठीक हो गई ना? आपने मम्मी जी से ऐसा क्यों कहा? वह ऐसा है कि आज का दिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। शरारती अंदाज में मैंने कहा तो वह शर्मा गई। फिर फोन मुझसे छुड़ाकर उसने मम्मी को फोन लगाया। मम्मी, सुधीर, नैनी और बच्चों से बात की और फिर बहुत खुश हो गई। मेरे बच्चे मुझ पर गए हैं, बिल्कुल तंग नहीं करते। अच्छा जी, तुम पर गए हैं? हाँ, मुझे पता है। आप तो बचपन में बड़े शरारती थे, तो अब एक मेरे जैसा भी ले आते हैं। मैंने कहा तो वह भाग गई बाथरूम में। 3 महीने का समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जीवन का सबसे सुनहरा दौर चल रहा था। हॉस्पिटल से फोन आ गया था, मेरे ऑपरेशन की डेट डिसाइड हो गई थी। एक दिन पहले एडमिट होना था। शाम को मैंने मम्मी और सुधीर को मिलने के लिए कमरे में बुलाकर इस बारे में सब कुछ बताया। मम्मी तो धक से रह गई थी। रीता और सुधीर ने उन्हें संभाला। काफी देर में सांस लेने के बाद मम्मी बोली, अगर उस गोली को वहीं रहने दिया जाए तो तकलीफ तो दे ही नहीं रही है। नहीं मम्मी, वह समय समय पर मुझे तकलीफ देती है और बाद में इन्फेक्शन बढ़ने का भी तो खतरा है। उसे तो निकालना ही जरूरी है। बड़ी मुश्किल से मैंने मम्मी को मनाया। ऑपरेशन टेबल पर जाने से पहले मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि अब तो मेरी जिंदगी में इतने हंसते मुस्कुराते पल आए हैं, इन्हें प्लीज मुझसे मत छीनो भगवान। मेरे परिवार की खुशियों को भगवान ने बनाए रखा था। मैं बिल्कुल स्वस्थ वापस से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुका था, डिपार्टमेंट के साथ साथ बीवी की भी। 2 साल बाद हमारे घर में फिर से नई किलकारी गूंजी। अब की बार बेटा हुआ था। छोटे बेटे का नाम मम्मी ने आशीष रखा। अब मेरा एक हंसता खेलता परिवार था। तीनों बच्चे अपनी दादी माँ के लाडले थे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी हो रही थी। अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए समय कब गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। कुछ समय से रीता की तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। डॉक्टर के पास जाकर सारे टेस्ट करवाए तब मालूम पड़ा उसे कैंसर है। मैं सब समझता हूँ, कोई भी मुझे बता नहीं पा रहा है कि डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया है। इतना समय उसके साथ गुजार चुका हूँ कि अब उसके बिना रहने की कल्पना से भी डर लगता है। मुझे उसकी आदत हो गई है। कैसे रहूंगा मैं उसके बिना? उसे इतनी तकलीफ में मैं रोक भी तो नहीं सकता। उसका हंसना, उसका मुस्कुराना, मेरा ध्यान रखना, मुझे बात बात पर मनाना, मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखना, मेरी पसंद नापसंद, मेरी दवाइयाँ, मेरे कपड़े, हर चीज़ का ही उसे पता है। मैं क्या करूं? कैसे जीऊंगा उसके बिना? चिल्लाने को जी करता है, जोर जोर से रोने को, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अचानक हलचल हुई। सब उसके रूम की तरफ भागे। रीता बेहोश हो गई थी और बिल्कुल शांत, जैसे शरीर में कोई जान ही ना हो, पर धड़कन चल रही थी। सब उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन भी तो ऐसे ही बेहोश हो गई थी जब मैंने अपने दिल में लगी गोली के बारे में उसे बताया था। गिर गई थी और मैं बदहवास होकर उसे होश में लाने की कोशिश किए जा रहा था। मम्मी को होश आ रहा है, अनुष्का बोली। होश में आते ही अपने पूरे परिवार को अपने आसपास देखकर वह मुस्कुरा उठी। मैं उसके पास ही कुर्सी लगाकर बैठ गया। मेरी तरफ देखकर वो बोली, इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी, पक्का वादा किया है ना? मैं मुस्कुरा दिया। मैंने तीनों बच्चों से कहा कि आप सब घर जाइए, आपकी मम्मी के पास मैं रहता हूँ और डॉक्टर आशीष तो है ही। सही है, पर कोई भी जाने को तैयार नहीं था। नव्या और आरव ने जिद पकड़ ली थी कि दादाजी हमें आपकी कोई स्टोरी सुनाइए। बहुत मजा आता था उन्हें जब मैं उन्हें हमारी कहानियां सुनाता था। दादी को आराम करने दो, सगुन बोली। तो रीता धीरे से बोली, सुनाइए ना, अब तो कुछ सुनाना ही था। कौन सी सुननी है बोलो? आपके कॉलेज के रीयूनियन वाली। ठीक है, पहले सब अच्छे से बैठ जाओ। तो हुआ ऐसा कि दिव्यम और अनुष्का तो स्कूल जाने लगे थे। आशीष छोटा सा था। हमें कॉलेज छोड़े कई वर्ष हो चुके थे। तो कॉलेज वालों ने एक यूनियन पार्टी का अरेंजमेंट किया। मुझे भी इनविटेशन आ चुका था और उस शाम मैंने रीता से कहा कि तुम भी मेरे साथ पार्टी में चलो। तो कहने लगी, दिव्यम और अनुष्का मम्मी जी को परेशान करेंगे,
आशीष भी तो छोटा ही है, सबको लेकर जाना अच्छा नहीं लगेगा, आप अकेले ही हो आइए। सभी दोस्तों के साथ शोभा भी आई थी वहां पर, जिसकी मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। काफी एंजॉयमेंट हुआ। मैं शोभा से और शोभा मुझसे नजरें चुराते रहे। निकलते समय हमारी बात हो ही गई। ज्यादा कुछ नहीं, पूछने लगी कैसे हो। एक दो दोस्तों ने दूसरे दिन एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्रोग्राम बनाया, तो शोभा कहने लगी तुम भी जरूर आना, मुझे तुमसे बातें करनी है। कुछ एनआरआई दोस्त और वह करीब 1 महीने के लिए इंडिया में थे, तो पार्टी प्लान हो गई। हमारी कुछ एक मुलाकात और हुई। अब वह मुझसे काफी खुल गई थी और एक दिन नशे की हालत में अपनी जिंदगी की काफी सारी निजी बातें मुझसे शेयर करने लगी। बोली, मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की विजय। उसके अनुसार वह उसके पति की बीवी तो थी, परंतु इसके साथ मन का रिश्ता न जोड़ पाया था। वह उन दोनों में हमेशा विवाद ही होते रहे और भरपूर पैसा और सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी वह मन से बिल्कुल रीति थी, खाली थी। उसी भावुकता के क्षण में उसने मुझसे प्रणय निवेदन किया और मैंने सिरे से उसे खारिज करते हुए कहा कि अब मुझ पर सिर्फ मेरी पत्नी का हक है, रीता का हक है। उसे कहाँ पता चलेगा? तो मैंने उससे कह दिया उसे पता चलने की बात नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। पर वह तो जैसे कुछ ठान कर ही बैठी थी, सो मुझे कुछ अनसन बकने लग गई। मैंने उसे चुप कराने की भी कोशिश की, पर वह चुप हो नहीं रही थी। मुझे नामर्द, जोरू का गुलाम और ना जाने क्या क्या कहने लग गई थी। तभी पीछे की टेबल पर से निकलकर जंगली बिल्ली की तरह तुम्हारी दादी ने उसके बाल पकड़ लिए और बोली, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता? जब वह कह रहे हैं कि वो अपनी पत्नी के अलावा किसी और को नहीं देख सकते, तो तुझे समझ नहीं आ रही? जा रही है यहाँ से या निकालो सैंडल। मैं हैरान होकर देखने लगा। रीता तुम? मैं बस इतना ही बोल पाया। शोभा हक्की बक्की होकर भागती नजर आई। बड़ी मुश्किल से मैंने रीता को शांत किया और घर लेकर आया। तुम्हें तो बच्चे संभालने रहते थे, मेरे साथ चलने में जोर आ रहा था, मेरे पीठ पीछे जासूसी करने आई थी। जिस यूनियन पार्टी के बारे में आपने मुझे आखिरी दिन बताया था ना, उसके बारे में मुझे 15 दिन पहले से ही पता था। सुधीर की होने वाली पत्नी उसी कॉलेज में पढ़ती है और अपनी होने वाली ननद के लिए वह वहां जासूसी कर रही थी। पर तुमने यह जासूसी करवाई क्यों? अरे मुझे पहले से ही पता था कि शोभा आने वाली है और मैं जानना चाहती थी कि क्या अब भी आपको वह पसंद है, और अगर मुझे वह पसंद होती तो क्या तीनों बच्चे उसके गले में बांध कर चली जाती मैं भी इंदौर। तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा मैं क्या, मेरी जंगली बिल्ली, मेरी शेरनी। बच्चे खूब हंसने लगे थे। वह भी मुस्कुरा उठी। पापा अब आप भी सो जाइए, मम्मी को भी सोने दीजिए और आप सब घर जाइए, आशीष बोला। वह सबकी आखिरी मुलाकात थी। मैंने उसका सर सहलाया और फिर आशीष के साथ घर आ गया। बिस्तर पर लेटने के बाद नींद का तो कोई निशान नहीं था। मैं फिर विचारों में डूब गया। तीनों बच्चों का पालन पोषण, सुधीर का विवाह, उसके बच्चे, माँ की बीमारी, माँ का जाना, दिवम का आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना, अनिष्का का मेरी तरह पुलिस डिपार्टमेंट में आना, आशीष का डॉक्टर बनने का सपना। हर जगह वह मेरे साथ खड़ी थी। रीता मेरी अर्धांगिनी, मेरी सहभागिनी। तीनों बच्चों के विवाह भी उनकी पसंद के और योग्यता को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए थे। भरा पूरा परिवार था मेरा। बड़ा ही खूबसूरत जीवन जिया था मैंने रीता के साथ। अगर मैं चिराग लेकर ढूंढता तो भी उसके जैसी पत्नी मैं पा नहीं सकता था। सच में वह मुझे छोड़कर चली जाएगी? सारी रात कितने ही विचार मेरे मन में आते जाते रहे। आशीष मुझे आशीष मुझे रात में जबरदस्ती घर छोड़ चला गया था। मैं सुबह होने का इंतजार कर रहा था ताकि जल्दी से जल्दी अस्पताल जाकर रीता के पास देर तक बैठ सकूं। न जाने कब आंख लग गई। दिव्य मुझे उठा रहा था। अस्पताल से फोन आया था। रीता, मेरी पत्नी, सुबह नहीं उठी थी। मैं उसे यूं देखकर खुद भी निर्जीव सा हो गया था। जिंदगी की शुरुआत तो रीता ने नाटक से की थी, लेकिन वह नाटक कब मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन के मेरी जिंदगी बन गया, हम दोनों ही ना जान पाए। आज उस नाटक का अंतिम भाग चल रहा था। सब उसे ले जाने की तैयारी कर रहे थे।
मैं कोने की कुर्सी पर बैठा था। उसने तो कहा था कि कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, फिर आज अकेले कैसे जा सकती है। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, मुझे और परिवार को दिलासा दे रहा था। मैं अपलक उसे निहार रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि कैसे जीऊंगा उसके बिना। उसे तो भगवान ने मेरे लिए ही भेजा था। वो तो मेरी किस्मत थी, और अपनी किस्मत के बिना भी कोई जीता है भला। धीरे धीरे लोग उसके अंतिम दर्शन के लिए आने लगे हैं। अनुष्का और आशीष मुझे भी उठा रहे थे। मुझे हिलाते हुए दोनों स्तब्ध रह गए। उसने मेरा साथ छोड़ा तो क्या हुआ, उसका वादा मुझे पूरा करना था ना। वह मुझे छोड़ गई थी, पर मैं उसे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसी के साथ जा रहा था। जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के साथ जा रहा हूँ। रीता का साथ निभाने के लिए विजय भी इस दुनिया को छोड़कर रीता के साथ ही परमात्मा के घर चले गए।